जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी के शपथ समारोह से पहले ही एक बड़ा ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने फरमान जारी किया कि यूपी के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना के साथ ही राष्ट्रगान भी अनिवार्य रूप से गाया जाए। मदरसा शिक्षा बोर्ड राज्य के मदरसों में शिक्षा के विषय का मूल संस्थान है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी अन्य शिक्षण संस्थान के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। ध्यान रहे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अलावा राष्ट्रगान को गाना वैकल्पिक ही रहा है, न कि अनिवार्य। लेकिन मदरसा शिक्षा बोर्ड ने यह कहते मदरसों में इसे अनिवार्य कर दिया है कि इससे मदरसे के छात्रों में भी देशभक्ति और राष्ट्र भावना उत्पन्न होगा और वे इस बहाने देश के इतिहास और संस्कृति को समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय 560 अस्थायी मदरसे हैं। जावेद ने कहा है कि मदरसा शिक्षकों की भर्ती के लिए अब मदरसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने अपनी पहले ही बैठक में पहला प्रस्ताव पारित कर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान कर दिया। यह वायदा मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से किया था। इसके पीछे तर्क यह है कि गोवा राज्य में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है और संविधान का अनुच्छेद 44 पर भी सरकार को निर्देश देता है। नए कानून का मजमून तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह बेहद जटिल विषय राज्य सरकार का न होने के कारण इसे उत्तराखंड सरकार महज ख्याली पुलाव ही कहा जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को हटाना, देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना न केवल बीजेपी का अपितु इसके पैतृक संगठन जनसंघ के मुख्य राजनीतिक मुद्दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ संयुक्त विपक्ष द्वारा दायर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए पाकिस्तान नेशनल असेंबली का बहुत प्रतिपक्षित सत्र 28 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए सत्र को 28 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। कैसर ने शुक्रवार को सत्र को स्थगित करने की घोषणा करने से पहले कहा, इससे पहले साथी सांसदों के निधन के कारण नेशनल असेंबली के सत्र 24 बार स्थगित हो चुका है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने शुक्रवार को राज्य में हिंदू मंदिर मेलों में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध का जिक्र करते हुए कहा कि नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि दोस्ती की राजनीति सिर्फ जगह है। इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने सत्ता और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वह वोटों की ध्रुवीकरण में शामिल है। उन्होंने कहा कि हिजाब विवाद, गिरजाघरों पर हमले इसी मकसद से किए गए थे। उन्होंने कहा कि व्यापार मुक्त है और व्यापार करना भी मौलिक अधिकार है। भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता संभाली। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट uket.com पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वो रिजल्ट डाउनलोड कर अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख ले। यूटीटी रिजल्ट जारी होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपीटीटी 2022 परीक्षा का भी रिजल्ट कल तक यानी कि जारी हो सकता है, क्योंकि योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण हो गया है। ऐसे में उम्मीद है कि शनिवार यानी कि 26 मार्च को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट समय समय पर चेक करते रहें ताकि कोई सूचना ना छूटने पाए। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ भाजपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा पार्टी में विधायकों की संख्या अब 77 हो गई है। वीआईपी के तीनों विधायक के भाजपा में शामिल होने के बाद वीआईपी के संस्थापक मुकेश साहनी अकेले पड़ गए हैं। साहनी के इस मामले के बाद जदयू का साथ मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा साहनी के इस्तीफे की मांग कर रही। जदयू मंत्री मदन साहनी ने मुकेश साहनी का साथ देते हुए कहा कि मुकेश साहनी एनडीए का ही हिस्सा बने रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। भाजपा के विधायक हरिभूषण सिंह ठाकुर ने मुकेश साहनी को नैतिक तौर पर इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे उस पार्टी के सभी विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार का आगाज हो चुका है। उन्होंने लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में अपने 52 मंत्रियों के साथ शपथ ली। योगी कैबिनेट 2.0 में तमाम नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं और कई पुराने लोगों पर फिर से भरोसा जताया गया है। कैबिनेट में मंत्री बनाते समय पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। ऐसे में क्षेत्र, जाति और रुतबे सबका ख्याल रखा जाता है। ऐसे में भाजपा ने योगी कैबिनेट 2.0 के लिए 52 मंत्रियों में से पिछड़ी जाति के 20 मंत्री, 8 दलित, 7 ब्राह्मण, 6 ठाकुर, 4 बनिया, 2 भूमिहार, 1 कायस्थ, 1 सिख, 1 मुस्लिम, 1 खत्री, पंजाबी, 1 आदिवासी चेहरे को शामिल किया गया है। बिहार के बलिया में नगर विधानसभा से विधायक दयाशंकर सिंह को योगी कैबिनेट में जगह दी गई है। बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में दयाशंकर सिंह को मंत्री बनाया गया है। योगी कैबिनेट में जगह मिलने के बाद उनके समर्थकों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। दयाशंकर सिंह मूल रूप से बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। ये बलिया जिले के पास में ही है, इसी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई बलिया से हुई है। इसके अलावा उनकी शुरुआती राजनीति भी बलिया से शुरू हुई है। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर लिया। सीएम योगी की इस ताजपोशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होने पहुंचे। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में हुए शपथ समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होने पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही सीएम नीतीश ने पीएम मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वहीं प्रधानमंत्री ने भी खड़े होकर बिहार के सीएम से हाथ मिलाया। और आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस सब कुछ ठीक करने की कवायद जारी है। पार्टी यूनिट की गुटबाजी खत्म कर एकजुट होने का संदेश दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस के संगठन में बदलाव हो सकता है। राहुल गांधी के साथ बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कई अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से राय भी ली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कोयले के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान गहलोत ने कहा कि राजस्थान पावर जनरेशन थर्मल बेस है, बिना कोयले के चल नहीं सकता है। अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि अगर हमें कोयला नहीं मिला तो लगभग 4,500 पावर के प्लांट बंद हो जाएंगे। गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में जो क्राइसिस आएगा उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। लंबे समय से हम यह मांग कर रहे, राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। एक सवाल के जवाब में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयले के हिसाब किताब पावर कंपनियां रखती है। 15 साल का कोयला 8 साल में कैसे खत्म हो गया, यह जांच का विषय है कि आखिर कोयला गायब कहां हो गया। बता दें कि केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने परसा कोल ब्लॉक से राजस्थान को कोयले की आपूर्ति के लिए आवश्यक स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश देश के बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ के गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयास तेज हो गए हैं। इस मामले में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल एवं गेहूं निर्यातक के साथ बैठक कर राज्य के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा की। इस बैठक के मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। इस ओर उत्तर प्रदेश और गेहूं निर्यातक मिलकर सघन प्रयास करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 से 27 मार्च तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति भवन द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक 27 मार्च को राष्ट्रपति हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह के समापन समारोह में शिरकत करते हुए संबोधित करेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा है कि सरकार उन मौकों की लगातार निगरानी कर रही जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत के लिए सामने आए तथा गेहूं व अन्य वस्तुओं का अधिक निर्यात सुनिश्चित करने के लिए वह व्यापारियों के साथ बातचीत कर रही है। गोयल ने उस सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि 2 साल पहले भारत से गेहूं का निर्यात सिर्फ 2 लाख मीट्रिक टन था, जिसके इस साल 70 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो जाने की पूरी संभावना है। विपक्षी दलों ने पेट्रोल और डीजल की रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि, महंगाई, अर्थव्यवस्था और गरीबों एवं अमीरों के बीच खाई बढ़ने को लेकर लोकसभा में खासकर को घेरा है। माल एवं सेवा कर में राज्यों की जरूरत पर ध्यान रखने एवं क्रिप्टो करेंसी पर रुख स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कहा है कि सरकार ने बजट में गाँव, गरीब, किसान, महिलाओं सशक्तिकरण के साथ रोजगार एवं उद्योग पर खास ध्यान है और यहाँ इसमें देश के 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खासा पेश किया गया है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2022 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए
हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा है कि केंद्र की नीतियों के कारण ऋण बोझ बढ़ता जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।